बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैं हूँ कारी मोहम्मद रफीक सिटी पब्लिक स्कूल से। आज फिर आपके सामने मुतालिया पाकिस्तान का आखिरी क्वेश्चन पहले चैप्टर का लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए आज हम देखेंगे कि मुतालिया पाकिस्तान का जो आखिरी चैप्टर है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके एक अलिफ जुज़ है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी हालत, और इसी सवाल की बेजुज जो है वो है नजरिए के माखज़ और अहमियत। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस हिस्से को बुक पर आप अगर देखना चाहें तो पेज नंबर 8 पे चले जाएंगे। तो पेज नंबर 8 पर पूरे पेज पर ही ये एक सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो इस सवाल को देखने के लिए हमारी पहली हेडिंग भी यही रहेगी, जो क्वेश्चन के अंदर है ये हमारी पहली हेडिंग बन जाएगी। उसमें हम इसी पेज पर 8 पेज के ऊपर जो पहला पैरा है कि 1857 की जंग आजादी के बाद मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूटने लगे और हर मामले के अंदर मुसलमानों को सताया और दबाया जाने लगा, और हिंदू लोगों ने अंग्रेजों को कवर कर लिया और उन्होंने तमाम जिम्मेदारी जो है वो मुसलमानों पर थोप दी, और नतीजे में मुसलमानों को हर मकाम पर अंग्रेजों का वो जो है तासुब और अंग्रेजों की सख्तियां जो हैं वो झेलना पड़ी, और नतीजा इतना खतरनाक रहा कि उसके नतीजे में ये बहुत से मामला पेश आए जिनको हम हेडिंग में आपके सामने रख रहे हैं। इस तरह जो पहली उसने नंबर किताब वाले ने दिया है नंबर 1, यानी ये मुसीबत आई, तो हमने उसको हेडिंग दे दी है सरकारी मुलाजमतें। तो ये क्या हुआ कि जंग आजादी के बाद मुसलमानों से तमाम सरकारी मुलाजमतें छीन ली गईं और बिलखसूस फौज से मुसलमानों को निकाल दिया गया, और इस्तेहकाक के बावजूद, अहलियत के बावजूद मुसलमानों को सरकारी मुलाजमत नहीं दी जाती थी, और इनके मुकाबले में अनपढ़ किस्म के जो हिंदू लोग थे उनको वो मुलाजमतें अता कर दी जाती थी अंग्रेज की तरफ से। ये जुल्म होता रहा। तो आइए दूसरा नंबर जो है उसको हेडिंग देंगे जागीरें। इस सिलसिले में ये किया अंग्रेज ने कि मुसलमानों की जागीरें जो हैं वो जब्त कर ली, और ये कानून लागू कर दिया कि मुसलमान जो है वो जागीरदार नहीं हो सकता। यहां तक कि मुसलमानों की जागीरें लेकर और हिंदू लोगों को जो है वो इनाम के तौर पे दे दी गई। इस सिलसिले में तो वो सर सैयद अहमद खां का फिक्रा जो है वो बड़ा मशहूर फिक्रा था। वो कहा करते थे कि जंग आजादी के बाद आसमान से जब भी कोई बला उतरती थी तो पहले किसी मुसलमान का घर ढूंढा करती थी। ये हालात थे। तो आइए आगे नंबर 3 को हम हेडिंग देंगे कारोबार। कारोबारी सिलसिले के अंदर भी अंग्रेज ने क्या किया, हिंदू लोगों को अपने साथ रखा, और हिंदू ने अंग्रेज के साथ मिलकर बहुत सारे कारोबार जो हैं उन पर हावी हो गया, और नतीजे में मुसलमानों को महरूम करना शुरू कर दिया। इस तरह मुसलमान इकोनॉमिक सतह पर भी जो है वो फाइनेंशियली सतह पर भी वीक होते चले गए। तो इस सिलसिले में अगली हेडिंग हमारी बनेगी घरेलू सनत। नंबर 4 को हम हेडिंग देंगे घरेलू सनत, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो इस सिलसिले में ये हुआ कि मुसलमान बेचारे जो अपने घरों में छोटे छोटे काम काज करके वो चीजें तैयार करके बाजारों में सेल करते थे, तो बरतानिया के अंदर अंग्रेज ने क्या किया, वो छोटी चीजें बड़े पैमाने पे तैयार करके सस्ते अंदाज में बेचना शुरू कर दी हिंदुस्तान के अंदर लाकर, कि वो चीज जो एक मुसलमान 10 रुपए में तैयार करता और 12 रुपए में सेल करता, तो उन्होंने वो क्या किया, वो चीज 4-5 रुपए में आके सेल करना शुरू कर दी। नतीजे में मुसलमानों की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, घरेलू इंडस्ट्री थी, वो भी तबाह होकर रह गई। तो आखिरी हेडिंग को हम नाम दे रहे हैं नंबर 5 को बैरूनी तजारत, एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये क्या होती है, इस सिलसिले में क्या हुआ, इस सिलसिले में ये हुआ कि बरतानिया ने पाबंदियां लगा दी कि हिंदुस्तान से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, और बाहर से तमाम चीजें हिंदुस्तान में आ सकती हैं। नतीजे में मुसलमानों की प्रोडक्शन जो है वो तबाह होकर रह गई, और मुसलमानों की वो जो सिलसिला था तिजारत का वो तबाह बर्बाद हो गया। पाबंदियों की वजह से मुसलमान बिल्कुल जीरो पे आ पहुंचे। आगे चलते हैं। तो इसी सिलसिले में हम आगे चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, यानी इसी सवाल का दूसरा हिस्सा बेजुज जो है नजरिए के माखज़ और अहमियत। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम पेज नंबर 1 पर आएंगे, बुक का पेज नंबर 1। इसके ऊपर पहली हेडिंग दी हुई है नजरिया। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया था कि नजरिया जो है वो अंग्रेजी जबान में नजरिए को आइडियोलॉजी कहा जाता है, और नजरिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम होता है जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी जाती है, और इसके अंदर इंसानी जिंदगी के तमाम पहलू शामिल हुआ करते हैं।
तो आइए हम अगले पेज पर चलते हैं। नजरिए के माखिज क्या हैं और नजरिए की अहमियत क्या है, पूछना ये चाहता है कि नजरिया कहां से निकला और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस सिलसिले में उसने जो पहली हेडिंग दे रखी है वो है मुश्तरका मजहब। तो आइए इसको हम यूं समझते हैं कि सोच, नजरिया होता है सोच, मुश्तरका मजहब। वो कहता है कि जब मजहब एक होगा तो सोच सबकी एक होगी। मुराद क्या है कि एक बंदा कराची के अंदर रहता है, यानी सूबा एक किसी दूसरे सूबे में रहता है, एक दूसरे सूबे में रहता है सारे मुसलमान, बल्कि यूं कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले मुसलमान जो हैं उन सब की सोच एक है मजहब की वजह से। जो आजान की वर्डिंग उनकी है वही पाकिस्तान वालों की है, जो वुजू का तरीका उनका है वही पाकिस्तान वालों का है, जो कुरान की वर्डिंग उनकी है वही पाकिस्तान वालों की है। तो साबित ये हुआ कि मुश्तरका मजहब जो है वो मुश्तरका नजरिए को जन्म दिया करता है। तो आगे चलें, नंबर 2 को उसने जो हेडिंग दे रखी है वो है मुश्तरका नस्ल। तो ये बुक पर जो है वो नंबर 2 है, यहां हमने इसको हेडिंग की वजह से नंबर 3 बनाया। तो मुश्तरका नस्ल, इसमें क्या है कि जो एक खानदान होता है वो एक सोच की अक्कासी किया करते हैं। मसलन वो जी पठान लोग जो हैं वो मेहंदी इस तरह करते हैं जी शादियों में, उनके खाने इस तरह के होते हैं। अब जहां पठान होंगे उन सब की सोच एक जैसी हो जाती है, उनका खाने का अंदाज इस तरह का होता है, पकाने का अंदाज इस तरह होता है। मुराद ये है, वो बताना ये चाहता है कि मुश्तरका नस्ल जो होती है, एक जैसी नस्ल एक जैसी सोच को जन्म दिया करती है। और आगे चलें, अगली वो नंबर को हेडिंग देंगे हम मुश्तरका जबान और रिहाइश। तो जब रिहायशें एक तरह की हैं, मकान बनाने का स्टाइल सबका एक है, लैंग्वेज सबकी एक है, तो फिर क्या होता है, सबकी एक जैसा मकान, एक जैसी लैंग्वेज भी एक जैसी सोच की अक्कासी करती है। यही बात वो बता रहा है। आगे है मुश्तरका सियासी मकासद। अब जब किसी भी पॉलिटी के सियासी मकासद एक जैसे होंगे तो यही बात इस बात की अक्कासी करेगी कि उनका वो जो है ना वो नजरिया, सोच वो सारी एक है। तो मुराद ये है कि मुश्तरका सियासी मकासद जो होते हैं वो मुश्तरका जो सियासी मकासद हैं वो हमेशा एक नजरिए को जन्म देते हैं। तो आगे है मुश्तरका रस्म और रिवाज। तो ये क्या चीज है जी, ये मुश्तरका रस्म और रिवाज क्या है? जब एक जैसा रस्म रिवाज होगा, यानी सूबा बलोचिस्तान में रहने वाले भी जब मेहंदी करते हैं शादियों पर तो वो येलो रंग के पीले कलर के कपड़े पहन लेते हैं, बीबियां भी मर्द भी। तो यहाँ पंजाब वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो भी ढोलक बजाते हैं, ये भी ढोलक बजाते हैं। नतीजा क्या है कि रस्म रिवाज का एक होना ये एक सोच की अक्कासी करता है। तो आइए हम इसके अगली हेडिंग पर जाएंगे जो कि पेज नंबर 3 के ऊपर है, नजरिए की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस सिलसिले में उसने काफी सारे पॉइंट दे रखे हैं और बुक पर जब आप देखेंगे पेज नंबर 3 के ऊपर तो आप स्टार देखेंगे नजरिए की अहमियत के अंदर, तो उनमें से कोई से 4 पॉइंट जो हैं वो आप इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा। बल्कि मैं ये कहूंगा आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, अपनी बुक्स पे लिखेंगे, अपनी जो एक्सरसाइज बुक्स हैं उन पर लिखेंगे भी और याद भी।